गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में हमने एंट्री करके देखा हुआ था। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट उसी से रिलेटेड मैटर लेकर आया हुआ हूँ। देखिए टैली आरपी 9 में जब भी हम वर्क करते हैं हमने देखा कि हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। यदि हमको उसमें ट्रांजैक्शन करना है तो हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, लेजर्स बनाने पड़ते हैं। और लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। ओके ओके ओके। अब हम जाते हैं यहाँ पर क्रिएट। जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कोई भी लेजर हमको क्रिएट करना है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए हम एक लेजर बना रहे हैं राम, हमारा डेबिटर है डीआर अकाउंट। तो हम उसको बनाने, नाम लिखना, अकाउंट क्रिएट करना, नेम एलाइजेस नेम देना तो ठीक ही है, लेकिन जब हमें उसको अंडर क्या रखेंगे क्या ना रखेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हम क्या रखें। इसमें बहुत सारे ये ग्रुप्स दिया होता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ये लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होती है। इसमें से हम किस ग्रुप में उसको रखें किस ग्रुप में ना रखें, ये हमारे लिए टैली में वर्क करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी जानकारी होना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक हमने जो भी लेजर्स क्रिएट किए आपको बताए कि आपको किस ग्रुप में रखना है, लेकिन इसमें आप देखते होंगे बहुत सारी लिस्ट है। तो आप चाहते होंगे कि हर ग्रुप की जानकारी हमको होना चाहिए, और जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि कौन से ग्रुप में हमको उसको रखना है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ आपको, ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो टैली में प्री डिफाइंड पाए जाते हैं उनका क्या यूज है, और हमें किस प्रकार के ग्रुप के अंदर किस प्रकार के लेजर को रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए। तो आज हम ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स इन टैली आरपी 9 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, ये पहले से बना दिया गया है, इनके नेचर्स को फिक्स कर दिया गया है जिससे ट्रांजैक्शन या बैलेंस शीट को मैचिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए तो ये क्या कहलाते हैं मैं आपको ये भी पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको दिखाई देता होगा इसलिए मैंने आपको हिंदी में लाया हूँ कि आप आसानी से समझ जाएं हिंदी में नोट्स। ग्रुप्स की मदद से हम टैली में लेजर्स बनाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हम ग्रुप के माध्यम से टैली में क्या बनाते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। ग्रुप्स अपने आप में ही एक तरह का कलेक्शन है, बहुत सारे वो कलेक्शन पाए जाते हैं क्योंकि एक ग्रुप के अंदर एक से अधिक लेजर को हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू टैली के अंदर सभी फाइनल रिपोर्ट, और इन्हीं ग्रुप के आधार पे हमको क्या मिलेगी, फाइनल रिपोर्ट मिलती है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। इसलिए इनका निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप सही ग्रुप का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी गलत आएगी। देखा जाए तो टैली में जो ग्रुप पाए जाते हैं, जो कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे लेजर्स इसके अंदर कलेक्ट करके रखे जाते हैं, और इनको बनाते समय जो हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि किस ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर हमको रखना है। किसी भी लेजर को बनाते समय हमको उसे एक ग्रुप में रखना होता है। जब भी हम लेजर बनाते हैं तो हमें उसे एक ग्रुप में रखना होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर नेचर, हर एक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर नेचर टैली आरपी 9 सॉफ्टवेयर में डिक्लेयर किया गया है या डिफाइन किया गया है। इसीलिए हमको उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें तो टैली आरपी 9 में कुल 28 ग्रुप होते हैं। जो टैली आरपी 9 की यदि बात करें तो कुल 28 ग्रुप होते हैं, और जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 सब ग्रुप हैं। यदि वहाँ आप गिनने जाएंगे तो 4 ग्रुप आपको और मिल जाएंगे, 32 ग्रुप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे 2 बार कुछ ग्रुप मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वो 4 ग्रुप आपको डबल मिलेंगे। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की बात करें हम, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार हो गया, और एक बार और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा। ये देखिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुआ। इसी प्रकार से एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुआ और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुआ।
तो इसके 2 बन गए, ओके, एक एक्स्ट्रा हो गया। इसी प्रकार से एक डायरेक्ट इनकम होगा, एक ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट इनकम होगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, एक ब्रैकेट के अंदर इनडायरेक्ट। इस प्रकार से आपके ग्रुप ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी आप काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए। और इधर जो बचे 29 30 31 32 33 और 34, ये कुछ आपके जो 34 ग्रुप मिल रहे हैं, 2 आपके उसमें क्या है एक्चुअल में एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि इन ग्रुप के अलावा भी हम अपने ग्रुप भी बना सकते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो यहाँ बना हुआ है एक्चुअल में बनाया होगा हमने, वो यहाँ पे क्या है ऐड हो गया। बात समझ में आ गई? यदि किसी ने टैली चलाया है तो वो ग्रुप को ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप कैसे ग्रुप को डिलीट और ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे यहाँ सस्पेंस नाम का एक ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप मैं इसको चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, सस्पेंस अकाउंट। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस ग्रुप में 28 ही दिखेंगे या 32 ही दिखेंगे। हम जो प्रीडिफाइंड ग्रुप बनाएंगे वो भी उसमें क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। और ग्रुप को मैं क्रिएट करना भी आपको बताऊंगा। इस पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ग्रुप का ही ऑप्शन है। हम अपना नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो प्रीडिफाइंड ग्रुप है उनको अल्टर भी कर सकते हैं, और साथ में किसी ग्रुप को डिलीट भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ग्रुप है इसको मैं अल्टर भी कर सकता हूँ, ये देखिए मुझे फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। ये हम सीखेंगे। तो जो बेसिकली ERP9 टैली ERP9 हमको प्रोवाइड करती है ग्रुप, जिसमें हमको एंट्री करना है, वो हमारे ये बेसिक ग्रुप हैं 28, और उनमें से 15 हमारे प्राइमरी ग्रुप हैं। इनको समझना आपको ज़रूरी है। बाकी तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप को मॉडिफाई करना, चेंज करना, उनको और ज़्यादा करना, कम करना, ये तो मैं अभी आपको बताऊँगा। सो डाउट ओके। आगे बात करते हैं ये 28 कौन से ग्रुप हैं, और एक एक ग्रुप हम सीखेंगे भी। सबसे बात करूँ मैं पहले तो बैंक अकाउंट्स, जिसका मैं लेजर आपको बनवा भी चुका हूँ, आप जानते भी हैं। बैंक अकाउंट्स, जब हमको बैंक से रिलेटेड कोई भी अकाउंट ओपन करना होता है टैली ERP9 में, तो उसके अंडर को हम बैंक अकाउंट में रखते हैं। मैं इनको डिस्क्राइब करके आपको समझाता चल रहा हूँ। ये देखिए एक एक ग्रुप हम पढ़ते चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। ये ग्रुप के नेम आप लिख लीजिएगा। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, और जो कुछ ग्रुप हैं उनको जब मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा तब अपने आप यूज करूंगा और आपको बताता चलूँगा। ओके। बैंक जैसा कि हमने यूज किया है, जो भी हमारे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का लेजर हो, यानी कि बैंक का लेजर हो, चाहे बैंक में 2 तरीके के अकाउंट खुलते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, शायद आपको मालूम होगा। ये तो नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट जो हम लोग ओपन कराते हैं अपनी कुछ बचत के लिए, जो पैसा बचता है वो बैंक में जमा कर देते हैं, उसमें हमको ब्याज भी मिलती है। और एक्चुअल में यदि हम बात करें तो बिजनेसमैन जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, कंपनी जो होती हैं, उनके लिए जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो करेंट अकाउंट होते हैं। उनको स्टेटमेंट मिलता है, उनको उस पर ब्याज नहीं मिलता है, वो कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग लिमिट दी जाती है। जबकि सेविंग अकाउंट की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट के आधार पर हमको अकाउंट करना होता है। तो यहाँ जो बात करें, यदि हम बैंक में लेजर कोई भी क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो करंट अकाउंट का क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट का क्रिएट कर रहे हो, हमको उसको किस में रखना है, बैंक अकाउंट में। ओके। तो उसे हम बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जांपल SBI बैंक हमने क्रिएट किया था, PNB बैंक अकाउंट हो, IDB बैंक अकाउंट या UBI हमने ऐसे क्रिएट किया था। मेरे समझ में, ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका हम एग्जांपल भी यूज कर चुके हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने लेजर क्रिएट किया था, मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। हमने SBI का एक बनाया हुआ था ग्रुप, ये देखिए मैंने इसका अंडर क्या रखा था, बैंक अकाउंट्स। इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है, ये हमारी करंट एसेट्स है,
बैंक अकाउंट जब भी हम यूज़ करते हैं वो करंट एसेट्स होती है, यानी कि हमारी संपत्ति होती है। बैंक में जो पैसा हम जमा करेंगे वो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स होगी, हमारी संपत्ति होगी। तो यहाँ पे हमको करंट एसेट्स बताता है। तो ये ग्रुप आपका क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुप जो आपके सामने है बैंक ओडी, शायद ही आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं सुने हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज ओडी, बैंक ओडी, या व्हाट इज बैंक ओसीसी, ये क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों क्या होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। बैंक के लिए ही होते हैं, और जब हमको ऐसे अकाउंट ओपन करना होता है तो हम इस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक लोन का जो लेजर होगा उसको हमको बैंक ओडी या बैंक ओसीसी में से किसी भी एक ग्रुप में रखना होगा। अब बात क्या है कि बैंक कई प्रकार के लोन देती है। यदि मैं बात करूं, बैंक कई प्रकार के लोन देती है, इसलिए टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ने भी बैंक के लोन की कैटेगरी के आधार पर कई ग्रुप प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं कि बैंक में कोई भी लोन ले लेंगे तो हम ओडी में रख देंगे या ओसीसी में रख देंगे, उसकी कंडीशंस है। यदि मैं ओडी की बात करूं, यदि बैंक हमको क्रेडिट बना के देती है, ओवरड्राफ्ट, एक्चुअल में होता क्या है, यदि हम बैंक के परमानेंट कस्टमर हैं, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट कोई भी हैं, आप यदि बैंक के पास हर महीने 30,000 या आपको हर महीने 30,000 सैलरी मिलती है बैंक में, और इसी तरीके से 4-5 साल यदि आपके पास हो जाते हैं सैलरी मिलते हुए, तो बैंक आपका स्टेटमेंट चेक करती है। और जब स्टेटमेंट चेक होगा तो स्वाभाविक है हर महीने 30,000 आपके अकाउंट में आ रहा है, तो बैंक एक विश्वास कर लेती है कि आपको हर महीने 30,000 मिल रहा है, या तो फिर आपसे सैलरी स्लिप मांग लेती है तो और ज़्यादा उसको विश्वास हो जाता है, तो आपको एक 30,000 के आधार पे क्रेडिट दे देती है। 30,000 का मतलब है कि आप 30,000 हर महीने आ रहा है, तो मान के चलिए आप 3 लाख या और भी कुछ इधर उधर से जमा कर, कुछ कम कर लेते हैं, 2 लाख तक तो मान के ही चलिए आपके अकाउंट में साल भर में मेंटेन हो ही जाता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं यदि 2 लाख मेंटेन है, तो बैंक सोच लेता है साल भर की इसकी कमाई है, 2 लाख 3 लाख रुपए तो आता ही है हमारे पास, चलो इसको हम 1 लाख की क्रेडिट दे देते हैं। कैसे दे देगा कि अब हर महीने तो आना है, जब आएगा तो हम काट लेंगे इसका पैसा। तो एक क्रेडिट कार्ड आपको या ओवरड्राफ्ट एक इशू कर देती है। कैसे कि आप 1 लाख रुपए हमारे बैंक से ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप, कैसे ज़्यादा, मान लीजिए आपके अकाउंट में इस समय करंट में 2 लाख रुपए जमा है, तो 2 लाख तो आपका है ही, 1 लाख आप क्रेडिट पे निकाल सकते हैं, यानी उधार ले सकते हैं। किससे? बैंक से। तो आप करंट में कितना पैसा निकाल सकते हैं? 3 लाख। तो 2 लाख आपका कहलाया, 1 लाख आपका क्रेडिट हो गया। अब जब आपकी सैलरी आएगी, बैंक आपकी सैलरी से जो 1 लाख दिया उसको डिटेक्ट करता जाएगा, या आपसे जो ब्याज लेगा उसको भी उससे काट सकता है। ब्याज तो लेगा ही, देखिए बिना ब्याज के तो नहीं देगा वो। ठीक है, तो इस आधार पे बैंक क्या क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। तो जब ऐसे क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं या ऐसे ओवरड्राफ्ट इशू किए जाते हैं, उन अकाउंट को जब हम ऐसा लोन लेते हैं, मतलब ना तो हमने कोई सिक्योरिटी दिया, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, लोन हमेशा सिक्योरिटी बेस पे मिलता है। शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, चूँकि बीकॉम के स्टूडेंट हैं शायद मालूम तो होगा ही। बिना सिक्योरिटी के कोई लोन नहीं देता है। सिक्योरिटी मीन्स आप ज़मीन रखेंगे, गाड़ी रखेंगे, गोल्ड सोना रखेंगे, कुछ में कुछ रखेंगे, लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन बैंक आपकी सिक्योरिटी क्या मान रही है? आपकी सैलरी, सैलरी सिर्फ लेगी, वो आपको सिक्योरिटी मान रही है, उस बेस पे उसने दे दिया। ओके, रिस्क तो है,
मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दिया या आपका 30,000 आना बंद हुआ, तो बैंक फिर कैसे वसूल कर पाएगी। लेकिन फिर भी वो विश्वास मान लेती है, यदि 4-5 साल से आप चला रहे हैं तो उसको सिक्योर हो जाता है। वो भी सबको इशू नहीं करती है, जिस पे उसको फेद होता है, विश्वास होता है, उसी को मिलता है। तो यदि ऐसे लोन लेते हैं तो उसको हम किस में रखेंगे, बैंक, ओडी और ओसीसी। मेरे समझ में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, बैंक, ओडी और बैंक, ओसीसी। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, सीधी सी बात है, कैश में आपको दे रहा है, क्रेडिट किस में हुआ, कैश में हुआ। ओके ओके, चलिए, तो ये 2 लेजर हमारे कंप्लीट होते हैं। तीसरे लेजर की मैं बात, सॉरी, तीसरे लेजर क्रिएट करने की बात करूं या ग्रुप की बात करूं मैं, तो हमारा है ब्रांच और डिवीजन। इसके तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, जब हम कंपनी को चलाते हैं तो जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाती है, यानी कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो हमारी कई ब्रांचेस बन जाती हैं। मान लीजिए आज हमारी कंपनी चित्रकूट में है, हमारा बिजनेस सक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा बिजनेस चलने लगा, तो एक ब्रांच हमने उठा के डाल दिया बांदा में, दूसरी ब्रांच हमने सतना में कर दिया। तो हमारे कई डिवीजन्स बन गए, कई ब्रांच बन गए। तो अब हमको उनका अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, हम सब अपना अपने साथ थोड़ी मिला लेंगे। फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हमें सतना ब्रांच से कितना प्रॉफिट हो रहा है, या सतना ब्रांच में हमको घाटा लग रहा है, या बांदा ब्रांच से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसको डिक्लेयर करने के लिए टैली ERP9 सॉफ्टवेयर आपको ब्रांच और डिवीजन नाम का ग्रुप प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें अब कैसे लेजर हम खोलते हैं, जब भी कोई कंपनी किसकी जिसकी बहुत सारी ब्रांच है, जब भी कोई कंपनी जिसकी बहुत सारी, जब सिंगल ब्रांच होगी तो इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं, डिवीज़न हमारा एक है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी जिसकी ब्रांच होगी, वो भी अलग अलग स्टेज में, जैसे उत्तर प्रदेश, MP, अलग अलग, यदि आपके स्टेट हैं तो अलग अलग स्टेट में यदि बहुत सारी ब्रांच है, या फिर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ब्लॉक भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्टेट ही अलग हो, डिस्ट्रिक्ट ही अलग हो। आप करबी में ही 2 ब्रांच डाल लें, दोनों के अकाउंट अलग रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। चित्रकूट में ही 2 ब्रांच डाल लें, दोनों के अकाउंट अलग रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कोई बाउंडेशन नहीं। ओके, इसके मदद से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इस तरह के अकाउंट को हम ब्रांच या डिवीजन ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली की ब्रांच अलग इलाहाबाद या सतना या बांदा में पड़ी। ओके, समझ में आ गया होगा। हमारी कंपनी दिल्ली की है, और दिल्ली की एक ब्रांच मान लीजिए चित्रकूट या इलाहाबाद में पड़ गई, तो उस ब्रांच को हमने अलग कर लिया। रहेगा डेटा हमारे पास, हम पूरा चेक करेंगे, लेकिन हमको रिपोर्ट वहाँ की अलग मिलेगी। और हम कभी भी ये देखना चाहते हैं कि इलाहाबाद से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आसानी से चेक कर सकते हैं। या इलाहाबाद के कितने डेबिटर हैं या क्रेडिटर हैं, ये भी हम पता कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी रिपोर्ट उसकी जो है वो अलग हो जाती है। ओके, तो हमारे 3 ग्रुप मैंने आपको बताया, तीनों शायद क्लियर हो गए होंगे। चौथे ग्रुप की मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट हमारा होता है, ये आप नोट भी देखिए करते जाइएगा कॉपी में। कैपिटल अकाउंट तो हमने यूज ही किया है, सबसे पहले ही करना पड़ता है। कैपिटल मीन्स पूंजी। जो भी कोई बिजनेसमैन होता है और वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए हमको जो ग्रुप यूज करना होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। मतलब जो भी पूंजी लगाए स्टार्टिंग में, उसको हम किस में रखते हैं, कैपिटल में। कैपिटल, ड्राइंग, LIC, इनकम, इस प्रकार के कोई भी हो, वो सारे ग्रुप हम किस में रखेंगे, कैपिटल में ही रखेंगे। ओके, क्योंकि हमारा क्या है, वो कैपिटल पूंजी है, और हमने उसमें क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब देखिए अगला फिर से लोन का ऑप्शन आया। एक लोन तो मैंने OD आपको बताया, OCC बताया, एक इसमें ग्रुप अलग रखा गया है, OD और OCC से अलग रखा गया है, सिक्योर्ड लोन। अब इसको भी समझ लीजिए कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन ग्रुप को हमको कब यूज करना चाहिए, या किस ग्रुप में हमको रखना चाहिए, जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक के सिवा आपने किसी और से लिया है, मतलब कि कोई सिक्योरिटी को रखकर आपने कोई लोन लिया, कोई ना कोई सिक्योरिटी। ये देखिए कोई पॉइंट नहीं है कि बैंक के सिवा किसी और से आपने लिया, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करूँगा। जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं
लोन लेते हैं जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं जिसमें सिक्योरिटी को रखकर अपने कोई लोन लिया हो, यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी यूज की गई हो, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी, जब भी हम कोई ऐसा लोन लें जिसके अंतर्गत कोई ना कोई लेते हैं सिक्योरिटी को रखकर आपने कोई लोन लिया। जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं सिक्योरिटी को रखकर आपने कोई लोन लिया, यानी कि सिक्योरिटी को रखकर हम लोन लेते हैं, तो उसे हम सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, और जब हम सिक्योरिटी को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजाज फाइनेंस से कोई लोन लिया, जैसे कार फाइनेंस पर ली और गोल्ड लोन लिया, गोल्ड रख दिया, बिल्डिंग गिरवी रख दिया, या आपने खेत रख दिया आपने सिक्योरिटी के रूप में, ऐसे लोन सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। मैं बिल्कुल बहुत सही इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब भी आप कोई ऐसा लोन लें जिसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी रखें, सिक्योरिटी मीन्स आप खेत रख दें, गोल्ड रख दें, बिल्डिंग रख लें, होम लोन, अपनी कार गिरवी रख दें, कुछ में कुछ गिरवी रख के यदि हम लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिक्योर्ड लोन। उसके नाम से ही पता है, क्योंकि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो वो आपके जो कुछ आपने गिरवी रखा है, बिल्डिंग, मकान, वो उसको ले जाएंगे जिसने भी लोन दिया, वो चाहे बैंक हो, चाहे कोई साहूकार हो या कोई कंपनी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, इसको कोई भी दे सकता है, लेकिन वो गिरवी रख के देगा आपको। यदि आप पैसा उसका नहीं देते हैं तो आपने जो कुछ गिरवी रखा है उसको वो ले जाएंगे और उसको बेच करके अपना पैसा निकाल लेंगे। तो इस प्रकार के यदि लोन लिया जाता है तो सिक्योर्ड लोन है। जैसे कि ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था, आपने उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी, उसने तो बैंक ने कुछ नहीं लिया, यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो कहाँ से पैसा निकालेगा, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन यदि आपने मकान रख दिया या कार गिरवी रख दिया तो आपका सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो वो उससे क्या हो जाएगा, वसूल लेंगे, आपके जो आप मकान रखें उसको बेच देंगे और अपना पैसा ले लेंगे। तो इस प्रकार के लोन को क्या कहते हैं, आपको सिक्योर्ड लोन। ओके, तो ये आपका देखिए जो था, एक तरह से बात करें ओडी ड्राफ्ट था, डायरेक्ट आपको लोन मिल गया, और ये सिक्योर्ड लोन जो होगा वो किस में मिलेगा, आपको सिक्योर्ड। तो इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन आप ले लीजिएगा, मैंने बोल दिया है कि इसकी डेफिनेशन जो है सीधा सा है, जब भी हम कोई ऐसा लोन लेते हैं जिसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है या कुछ गिरवी रख कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंतर्गत लेजर क्रिएट किया जाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। ओके, और मैं इसको भी अब बता ही देता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड सीधी सी बात है जिसमें कोई सिक्योरिटी ना दी गई हो, और अनसिक्योर्ड कौन दे सकता है, बैंक कभी नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है, कोई ना कोई फ्रेंड, रिलेटिव। आप यदि उनसे कोई लोन ले लेते हैं तो अनसिक्योर्ड होता है। जब हम अपने किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं तो इस प्रकार के लोन को क्या कहा जाता है, अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में अंतर रखा जाता है। क्यों? इसकी विशेषता क्या है, देखिए अनसिक्योर्ड लोन की, यदि अनसिक्योर्ड लोन है, आपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड से ले लिया, आप पैसा देते हैं कि नहीं देते उसका आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपका घर तो नहीं ले जाएगा, ना जमीन ले जाएगा वो, तो अनसिक्योर्ड है, आप पैसा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। या आपसे कोई ने लोन लिया, मान लीजिए उधार पैसा लिया, लोन मीन्स उधार पैसा लेना, आपसे पैसा लिया, आपने यदि कुछ गिरवी नहीं रखा, सिक्योरिटी नहीं रखा है, तो क्या श्योरिटी है कि वो आपको पैसा दे ही देगा, नहीं देगा तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने यदि उसकी ज़मीन रख ली, गिरवी रख लिया, यानी कि उसकी ज़मीन का उपयोग करने लगे, उसके कागज़ रख लिया और फिर उसको पैसा दिए, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई।
फिर यदि वो पैसा नहीं देता है तो आप उसकी ज़मीन का यूज करेंगे, उसकी ज़मीन ले सकते हैं, तो वो सिक्योर्ड लोन हो जाता है। ओके ओके। और ओडी और ओसी तो बैंक ही देती है, ओवरड्राफ्ट। तो लोन आज फिनिश ही कर देते हैं, एक और बच्चा है, इसको भी बता दूं। लोन एंड एडवांस एसेट्स, कुछ ऐसे लोन भी होते हैं जो एडवांस में दे दिए जाते हैं। वो क्या है, जब हमें किसी को लोन देना हो या फिर एडवांस पेमेंट करना हो। ये देखिए, अब हमें देना हो, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, अभी तक हम लेने की बात कर रहे थे कंपनी में। जब हमको ओडी मिल रही हो कहीं से बैंक, तो ओवरड्राफ्ट यूज करेंगे। जब हमें किसी रिलेटिव फ्रेंड से कुछ मिल रहा हो पैसा जिसमें हमारी सिक्योरिटी ना लग रही हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अनसिक्योर्ड यूज करेंगे। जब हम कुछ सिक्योरिटी रखकर या गिरवी रखकर पैसा लेंगे अपनी कंपनी में या बैंक या किसी से, तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन। मेरी बात समझ में आ गई तीनों। और चौथा होगा, अब मान लीजिए हमसे कोई मांग रहा है, हमें पैसा देना पड़े, तो हमारे एम्प्लॉय भी तो मांग सकता है कि सर मुझे उसके घर में शादी है या किसी की तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। वो कह सकता है कि सर मुझे कुछ दिन के लिए एडवांस पैसा दे दीजिए। तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, उसके लेजर को हम किस में मेंटेन करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो इसके लिए जब हम किसी को लोन देना हो या फिर एडवांस पेमेंट करना हो, तो उसको हम लोन एंड एडवांस एसेट के रूप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवांस सैलरी देना, एडवांस लोन देना, तो दीपक, उमेश, रमेश, किसी को। सीधी सी बात है, यदि हमको किसी को एडवांस में पैसा देना पड़ रहा है या किसी को लोन देना पड़ रहा है, तो वो हम किस में रखेंगे, एडवांस एंड लोन। तो ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। लोन से रिलेटेड सारे हमारे ग्रुप्स हो गए, बैंक के रिलेटेड भी हमारे हो गए, डिवीजन और प्लस ब्रांच से रिलेटेड भी हमारा ग्रुप हो गया। लोन मैंने आपको 4 बताए लगभग, एक तो ओडी बताया मैंने, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एक आपको मैंने सिक्योर्ड लोन बताया जिसमें सिक्योरिटी रखकर, एक अनसिक्योर्ड बताया, और चौथा मैंने लोन एंड एडवांस बताया। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, समझना है। अगला जो ग्रुप है मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।